आइए, तो आज हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में अभी आपका वहाँ तक हम पढ़ाए थे, ठीक ना। पुनर्जागरण के बारे में बताया था। देखिए, पुनर्जागरण को इंग्लिश में रेनेसा कहते हैं, रेनेसा, या ऐसे लिखा जाता है रेनेसा, रेनेसा। पुनर्जागरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेनेसा। और बता दें, पुनर्जागरण आपका फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच वर्ड है, समझ गए ना, जानते रहेगा ये। अब हम लोग देखते हैं जो है पुनर्जागरण बात। अब हम लोग आगे तो देखिए, एक समय था इटली के रोम में, ध्यान सुनिएगा आप, इटली इटली के रोम में और जर्मनी में, कहाँ पे? जर्मनी में। इटली के रोम में और जर्मनी में पादरियों का बहुत महत्व था। कौन? पादरी। पादरियों का महत्व क्या था? बहुत ज्यादा था पादरियों का। तो हुआ क्या, जब पादरियों का महत्व बहुत ज्यादा था तो इसमें क्या था, जो पादरी थे ये क्या करते थे पता है? पादरी पादरी मतलब ईसाई धर्म के जो गुरु होते उन्हें पादरी कहते थे, क्रिश्चियंस के, ठीक ना। तो जो पादरी होते थे ये अपने आप को कैथोलिक कहते थे। क्या कहते थे? ये जो पादरी थे ये अपने आप को कैथोलिक कहते थे। कैथोलिक, पादरी अपने आप को कैथोलिक कहते थे, ठीक। कैथोलिक से बना कैथोलिक धर्म, क्या बना था? कैथोलिक धर्म, समझ गए। उसके बाद जर्मनी के एक रहने वाले थे मार्टिन लूथर किंग, नाम सुने होंगे आप सब, मार्टिन लूथर किंग। ये जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि भाई पादरी जो है एक कैथोलिक धर्म, पादरी अपने आप को कैथोलिक कहते हैं, ये कह रहे हैं कि हम कैथोलिक हैं। पादरी वाले हर चीज में इंटरफियर करते थे। पादरियों का कहना था हम श्रेष्ठ हैं। हम क्या हैं? श्रेष्ठ हैं। पादरी जो है वर्चस्ववादी व्यवस्था बनाए थे, यानी वर्चस्ववादी थे। वर्चस्ववादी मतलब हम ही श्रेष्ठ हैं, हमसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक कोई नहीं है, समझ गए। हमसे श्रेष्ठ कोई है ये नहीं है। पादरियों का ऐसा कहना था कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, पादरियों श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो जर्मनी का एक थे मार्टिन लूथर किंग, ये इसने क्या किया, यह जो है पादरियों का विरोध करने लगा। मार्टिन लूथर किंग का कहना था कि पादरी मान लीजिए धार्मिक जानकार हैं वो अलग बात है, अपना धार्मिक क्षेत्र एरिया को संभाले, साइंटिफिक दुनिया की तरफ ये जो है साइंटिफिक चीज़ों में इंटरफियर ना करें जो पादरी हैं, क्योंकि जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो धार्मिक चीज़ों से हट कर है ना। साइंटिफिक चीज़ों पे लोग प्रूव करके तब बिलीव करते हैं, और जो धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ों में लोग क्या करते हैं? धार्मिक चीज़ों में अंधविश्वास है। जैसे धार्मिक चीज़ों में बहुत सारी चीज़ थोड़ी ऐसा है कि सब कुछ प्रूफ तो है नहीं, अंधविश्वास पर लोग बिलीव करते। जैसे अपने हिंदू धर्म देखिए, जैसे हम लोग कोई भी मूर्ति है उसको जो है मिट्टी से बना करके, गणेश भगवान की जैसे मूर्ति मिट्टी से बना लिए, ठीक। तो देवी देवताओं की मूर्ति मिट्टी से बनाकर जब हम लोग नवरात्र के दिन में जब मतलब पांडाल सजाते हैं, तो देखिए उसमें हम लोग देखते हैं कि हाँ इसमें सच में ईश्वर हैं, और मान करके उनकी पूजा करते हैं कि नहीं। तो ये अंधविश्वास नहीं है, मिट्टी का बना है ना, तो आप उनकी क्या करें? पूजा करें, तो ये एक प्रकार का अंधविश्वास हुआ, ठीक ना। जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन हम एक प्रकार से मानते हैं कि हाँ इसमें ईश्वर है, आस्था हमारी जुड़ जाती है। तो इसी प्रकार के जो जितने भी अंधविश्वास उस समय ईसाई धर्म में प्रचलित थे, उनका विरोध कौन करने लगा? मार्टिन लूथर किंग, यानी पादरियों का विरोध करने लगा। अब जब पादरियों का विरोध करने लगा, तो जितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे उन सभी लोगों ने लगभग मार्टिन लूथर किंग का समर्थन किया। मार्टिन लूथर किंग का समर्थन किया। कहें कि मार्टिन लूथर किंग एक प्रकार सही कह रहे हैं कि अंधविश्वास पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। तो जो साइंटिफिक चीजें हैं उस पर लोग ज्यादा बिलीव करने लगे, तो मार्टिन लूथर किंग का लोग समर्थन करने लगे। आगे चलकर समर्थन करते 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 एक समय ऐसा आया कि जो ईसाई धर्म था, कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। जो ईसाई धर्म था दो भाग में बट गया। किसमें किसमें? कैथोलिक धर्म में। साफ दिख रहा है? वीडियो रोको एक मिनट, देखें। तो यहाँ पे ईसाई धर्म में एक धर्म बन गया कैथोलिक धर्म, दूसरा धर्म जो बना प्रोटेस्टेंट धर्म बना। कौन सा धर्म? प्रोटेस्टेंट।
प्रोटेस्टेंट धर्म बना। प्रोटेस्टेंट धर्म कैसे बना? जो मार्टिन लूथर किंग था, एक कैथोलिक का मतलब पादरियों का जो है विरोध करता था, प्रोटेस्ट करता था, विरोध। प्रोटेस्ट मतलब होता विरोध करना। तो विरोध करने से, प्रोटेस्ट करने से बना धर्म जो है प्रोटेस्टेंट धर्म। समझ गए कि नहीं? और ज्यादातर लोग इस धर्म से जुड़ने लगे। इससे पादरियों का महत्व धीरे धीरे क्या होने लगा? घटने लगा, घटने लगा। समझ गए कि नहीं? ये था। अब यहां तक तो आपको बता दिया गया, यहां तक आपको ठीक। अब आपका चलेगा औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति थोड़ा देखते हैं, ठीक ना? औद्योगिक क्रांति अब स्टार्ट करते हैं, ठीक। उसमें अब हम लोग समझते हुए चलते हैं। ये तो नॉर्मल सा था, हमने आपको समझाया। अब देखिए अब औद्योगिक क्रांति क्या है। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। समझिए ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक। देखिए औद्योगिक क्रांति में क्या था? 18वीं सदी मतलब 1800, 18वीं सदी मतलब 1800। 18वीं सदी में क्या हुआ कि 18वीं सदी में इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। 18वीं सदी में, 18वीं सदी में, सदी में सबसे पहले, 18वीं सदी में सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? 18वीं सदी में इंग्लैंड में सबसे पहले किसकी शुरुआत हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक। अच्छा, जब इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हुई तो उसके बाद हुआ क्या? नई नई चीज। अब इंग्लैंड क्या किया, जैसे इंग्लैंड जो कंट्री था वहां सब अंग्रेज रहते हैं, तो इंग्लैंड ब्रिटेन एक के बती है लगभग। इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही चीज है। तो इंग्लैंड वालों ने क्या किया? एशिया कंटिनेंट, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में लगभग देशों पर कब्जा किए थे। क्यों कब्जा किए पता है? कच्चा माल प्राप्त करने के लिए। लगभग देशों कब्जा, जैसे भारत पे कब्जा किए थे कच्चा माल पाने के लिए, कच्चा रॉ मटेरियल। कच्चा माल का मतलब है जैसे यहाँ से, भारत से ज़्यादा जैसे काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, मतलब यहाँ से जो है ज़्यादा जो है जैसे चाय पत्ती हो गया, ये सब। समझ गए कि नहीं? भारत से ज़्यादातर कच्चा माल, ये सूती कपड़ा जिससे बनता है, कपास हो गया, ठीक ना। भारत से ज्यादातर कच्चा माल कहाँ ले जाते थे पता है? भारत से अदर कंट्रियों पे, जहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा था, वहां से ज्यादातर कच्चा माल ले करके अपने कंट्री में लेकर जाते थे। हाँ, और कच्चा माल ले जाकर के वहां से उस कच्चे माल से प्रोडक्ट बनाते थे, प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट बनाते थे फिर वो महंगे दाम पे बिकता था। जैसे इंग्लैंड में बना हुआ कपड़ा भारत में जब आता था महंगे दाम पे बिकता था। अरे कि नहीं? जो भी सामान इंग्लैंड में बनता था वो जब जिस कंट्री में इंग्लैंड वाले कब्जे किए रहते थे, फिर वहां भेजते थे उस माल को बना करके, तो वहां फिर महंगे दाम में वो बिकता था। इससे इससे क्या होता था? इन लोगों को बहुत फायदा होता था। किसको? अंग्रेजों को, इंग्लैंड वालों को, ठीक। तो एक चीज बताते, इंग्लैंड वाले जिस जिस कंट्री पर कब्जा किए रहते थे ना, उसे कहा जाता था कि ये इंग्लैंड की कॉलोनी है। क्या है? ध्यान देना, ये वर्ड बहुत फेमस है, कॉलोनी। लिख देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। कॉलोनी, कॉलोनी, हाँ कॉलोनी। देखिए जैसे इंग्लैंड वाले जिस जिस कंट्री पर कब्जा किए रहते थे, उसे कहा जाता था कि ये इंग्लैंड की कॉलोनी है। कॉलोनी समझ गए कि नहीं? कॉलोनी, ये कॉलोनी वर्ड आया, मतलब इंग्लैंड का जिस जिस कंट्री पर साम्राज्य स्थापित था, कब्जा किए थे, उस कंट्री को इंग्लैंड की कॉलोनी कहते थे। आगे कि नहीं? तो ये क्या था कि ये अपना कॉलोनी बहुत ज्यादा बनाए थे। वहां से कच्चा मटेरियल लाते थे अपने कंट्री में, ला करके फिर क्या करते? प्रोडक्ट बनाते थे, प्रोडक्ट बना करके उन सब कंट्री में सप्लाई कराते थे, महंगे दाम पे बिकता था। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद इसी की देखा, जैसे ये तो अपना औद्योगिक जगत में खूब विकास कर रहा था ये। अरे भाई, स्टीम इंजन से ट्रेन चलने लगी। समझ गए कि नहीं? जेम्स वाट ने डिस्कवरी किया था ना, स्टीम इंजन की खोज किसने किया था? जेम्स वाट ने।
भाप मतलब चावल उबल रहा था तो उसका भाप जो है उसके ऊपर जो ढक्कन रखा गया था उसको उठा दे रहा था। तो जेम्स वाट देख रहा था, तो जेम्स वाट को समझ में आया कि यार ये तो गजब की क्षमता है। तब उसने स्टीम इंजन की क्या किया था, खोज किया था, ठीक ना, स्टीम इंजन की डिस्कवरी किया। उसके बाद जैसे और भी चीज़ें हैं। और बता दें कि जब इंग्लैंड औद्योगिक जगत में जब आगे बढ़ रहा था ना, तो फिर इसको देखी देखा जर्मनी आया। कौन आया? जर्मनी। जर्मनी भी औद्योगिक क्रांति की फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास शुरू कर दिया। जर्मनी ने भी अपना कॉलोनी बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। क्या बनाने का प्रयास किया? कॉलोनी। तो जर्मनी भी धीरे धीरे औद्योगिक फील्ड की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया। समझ गए कि नहीं? तो ये आपका जैसे और भी है, जैसे एक आपका स्पिनिंग जेनिंग करके है, इसमें थोड़ा सा लिखे हैं, आपको समझा दें। स्पिनिंग जेनिंग इसका क्या काम है देखिएगा। एक आपका आता है स्पिनिंग जेनिंग और एक है फ्लाइंग शटल। कपड़ा बुनने की मशीन को कहते हैं फ्लाइंग शटल। उस समय डिस्कवरी होता है फ्लाइंग शटल, ध्यान सुनिएगा। फ्लाइंग शटल इसका यूज किस में होता है? कपड़ा बुनने की मशीन में। कपड़ा बुनने की मशीन, कपड़ा बुनने की मशीन को क्या कहते हैं? फ्लाइंग शटल, ठीक। एक था स्पिनिंग जेनिंग, स्पिनिंग जेनिंग ये भी क्या करता है? कपड़ा बुनने की मशीन ये भी था। फ्लाइंग शटल से कपड़ा बुना जाता था, स्पिनिंग जेनिंग से भी यही काम होता, ठीक। तो ये सब मशीन जो डिस्कवरी हुआ था उस समय हुआ था जब औद्योगिक क्रांति की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। समझ गए कि नहीं? आ रहा है कंसेप्ट क्लियर? तो इसमें यहाँ तक आपको पढ़ाएं। अच्छा, एक चीज हम लोग और भी देखते हैं ना, औद्योगिक क्रांति में जो सबसे ज्यादा लाभ हुआ है, सबसे ज्यादा लाभ वो कपड़ा उद्योग में हुआ था। औद्योगिक क्रांति में सबसे ज्यादा लाभ किस फील्ड में हुआ था? कपड़ा उद्योग में। आज भी बताते हैं भारत में कृषि के बाद जो दूसरा नंबर पे सबसे ज्यादा जैसे रोजगार देता है ना, वो कौन देता है पता है? कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग बहुत फेमस है आज भी भारत में। और ये बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग वहाँ भी बहुत फेमस है। भारत में भी कपड़ा उद्योग में रोजगार बहुत लोगों को मिला, बहुत लोगों को। आप देखिए जितनी भी आपके जौनपुर में देखिए कपड़े की जितनी भी दुकान है वहाँ कम से कम 2 से 3 लोग आपको मिल जाएंगे। और बता दें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, सूरत हो गया, यहाँ सब मुंबई हो गया, बहुत बड़ा बड़ा कपड़ा इंडस्ट्री है। समझ गए ना? तो कपड़ा का कारखाना बहुत बड़ा बड़ा है जहाँ कपड़ा बनता है। वहाँ बता दें हजारों हजारों संख्या में वहाँ पे मजदूर काम करते हैं। मतलब कहने मतलब कि वहाँ पे हजार हजार की संख्या में लोग सर्विस करने वाले लोग वहाँ पे रहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो बता दें कि बहुत महत्व है कपड़ा उद्योग का, बहुत लोगों को रोजगार दिया कपड़ा उद्योग। समझ गए कि नहीं? तो हर फील्ड का अपना अपना। औद्योगिक क्रांति में सबसे अधिक फील्ड में फायदा हुआ था कपड़ा उद्योग में, जानते रहेगा, ठीक। तो आज के लिए इसमें इतना ही बच्चों, इसकी आगे वीडियो अब आपका नेक्स्ट चलेगा।